इंजीनियर विराट संदीप आर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः अर्थव्यवस्था श्रृंखला जो हमारी चल रही थी उसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक था वह था 1948 की औद्योगिक क्रांति, 1956 की औद्योगिक क्रांति, 1977 की औद्योगिक क्रांति, 1980 की औद्योगिक क्रांति और एक अलग ही वीडियो बनाया था मैंने 1991 की नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति, उसको कोरिलेट किया था एलपीजी से, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण के बारे में। अर्थात इसी को हम लोग एलपीजी बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण को दिशा के रूप में माना जाता है। उदारीकरण को किस रूप में माना जाता है? दिशा। निजीकरण को मार्ग के रूप में माना जाता है और विश्वव्यापीकरण को अंतिम लक्ष्य के रूप में माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका राष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जो है अर्थव्यवस्था के लिए कौन से कदम उठाता है। तो 1991 की जो मंदी का दौर था उस समय बहुत समस्याएं थी। तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने जो कदम उठाए वो क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन कौन सी वो कमियां थीं, कौन कौन सी वो क्राइसिस थी और कौन कौन सी वो मंदी के दौर थे और क्या मुख्य कारण रहे होंगे जिस कारण से ये कदम उठाने पड़े थे। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो आती राजकोषीय घाटा। फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा थी। दूसरा जो था वो था भुगतान संतुलन की समस्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इन दोनों के कारण, इन दोनों के जो मुख्य कारण थे, इन दोनों मुख्य कारण के कारण कुछ उप कारण भी उत्पन्न हो गए थे, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा दर बहुत नीचे गिर गई। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो कि एक समाज के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत ही ख़राब कर रही थी, जिसका प्रभाव हमारे देश के आंतरिक माहौल पर भी पड़ रहा था और हमारे जो छवि, विदेशी छवि थी उस पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा था। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और उनके अनुशंसा पर उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण संबंधी 3 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया गया और जिस कारण से इसको डिफिसिट को कम किया गया। अभी मैं बताना चाहूँगा ये दोनों होते क्या हैं थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और राजकोषीय, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। और भुगतान संतुलन। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार के पास, सरकार का जो खुद का राजकोष है, राजकोष मतलब है राजा का खजाना, यानी राजा, अब इस समय राजा क्या है? गवर्नमेंट ही है। तो राजा का जो खजाना है वह कम हो गया है बहुत ज़्यादा, उसके पास पैसे ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जनता के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, सड़क निर्माण के लिए, मेडिकल फैसिलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंफ्रा के अंदर आती, उसके लिए पैसा ही नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है साफ साफ कि जो आय है वो कम है और जो व्यय है वह अधिक है। और 1950 से 1990 के बीच जो हुआ वो ये हुआ कि अगर कोई भी विनिर्माण करना है गवर्नमेंट को तो वह विनिर्माण लोन लेके कर लिया। कुछ भी करना है तो लोन, कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो लोन, विश्व बैंक से लोन, कहीं कहीं। तो इस तरह से लोन, कभी अपने किसी पड़ोसी देश से लोन ले लिया या आरबीआई कहीं से भी लोन ले लिया। तो इससे राजकोषीय घाटा धीरे धीरे बढ़ता गया और 1991 आती आती है स्थिति बहुत ही भयावह हो गई। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, जिसमें आय, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो बहुत कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पर व्यवसाय तो खराब होंगे ही, उद्योग खराब होंगे ही, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, सब कुछ होगा।
दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी भुगतान संतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि जो आयात था हमारे देश का आयात, वह जो बहुत ज़्यादा था और निर्यात जो है कम था। आयात का मतलब है आपका जो इंपोर्ट है, यानी आप किसी दूसरे देश से जो है खरीद ज़्यादा रहे हैं और दूसरे देश को बेच कम रहे हैं। आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और आप जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको विदेशी मुद्रा का जो आपका कोष है वह धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपको पेमेंट्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे। इस कंडीशन में दोनों चीज़ें हो रही थी। नंबर एक, राजकोषीय घाटा आपका कंटिन्यू बढ़ रहा था, क्योंकि 1950 से 1990 के बीच इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें लेनी थी वो ज़्यादा लोन के साथ ही ली जा रही थी। इस वजह से जो इनकम ऑफ गवर्नमेंट की जो इनकम थी वह बहुत ही ज़्यादा कम थी और जो एक्सपेंडिचर थे वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी भुगतान संतुलन की समस्या। भुगतान संतुलन की समस्या बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधा सीधा होता है कि अगर आपने, बहुत नॉर्मल बात है कि अगर आपने खरीद ज़्यादा लिया है और बेचा कम है तो आप, इसका मतलब है कि आपको भुगतान विदेशी मुद्रा आपके यहाँ स्टोर नहीं हो पाएगी और आपकी जो खुद की मुद्रा है वह ज़्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। इस कारण से दो तीन बातें उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि मुद्रा का मूल्य कम हो जा रहा था। मुद्रा का मूल्य कम हो गया, एकदम अवमूल्यन हो गया मुद्रा का। चीज़ें सही करने की अब आवश्यकता थी, ये सब समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। तो फलस्वरूप तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण को एक वेपन के तौर पर प्रयोग किया गया, एक इस तरह से एक उपकरण के तौर पर प्रयोग किया गया ताकि इस तरह की समस्याओं को दूर किया जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि व्यापार के लिए नए रास्ते खोल दिए जाएं। जो है हम आयात अधिक है, निर्यात कम है, या आय जो है आपकी कम है वह ज़्यादा है, तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण की आवश्यकता है। अब इनको वन वन आप एक्सप्लेन करेंगे। पहला है आपका उदारीकरण। उदारीकरण मतलब हो गया मतलब उदारवाद। उदारवाद ढील देना, प्रतिबंधों पर ढील देना, कि व्यापारी जो है वो काम करने के लिए प्रेरित हों। जैसे कि खुले द्वार की नीति, आपके जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसमें थोड़ी छूट दे दी। मतलब जो इसके पहले जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लाइसेंस सबको लेने पड़ेंगे और आसानी से कोई नया बिजनेस एंटर नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उदारवादी या उदारवाद की नीति अपनाई गई। यह एक हिसाब से पूंजीवाद की ओर थोड़ा सा प्रेरित कर रही थी, पूंजीवाद की ओर प्रेरित कर रही थी। मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ से नियंत्रण थोड़ा निजी क्षेत्रों में देना चाहता था, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी स्ट्रांग हो और इस तरह से कार्य हो कि जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाए, जो पूंजी है वो बढ़ना गवर्नमेंट की शुरू हो जाए, जिस कारण से वह जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम को दूर कर सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सके, जो राजकोषीय घाटा है उसको पूरा कर सके। ये सब समस्याओं से दूर करने के लिए, जैसे और क्या प्रॉब्लम, जैसे टैक्स प्रणाली है, कर प्रणाली है आपकी, कर प्रणाली में छूट दे दी। जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स जो टैक्स जो है लगते थे, वो जो टैक्सेस वगैरह हैं उनमें भी थोड़ी सी छूट दे दी कि जो रेट है वह घटा दिए गए, जो रेट है उनको कम कर दिया गया, जिस कारण से जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ना शुरू हो गई और कैपिटल बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये उदारीकरण नीति के अंतर्गत था।
और कहाँ कहाँ पे उदारीकरण किए गए, जैसे कि आपका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ी उदारीकरण हो गई, मतलब ऋण लेने की प्रणाली, ऋण लेने की जो दरें थी उनमें थोड़ी कमी कर दी गई। अब ऋण आसानी से लिया जा सकता था व्यापार करने के लिए। लाइसेंस में छूट दे दी, शुरुआत में तो केवल 18 उद्योगों को ऋण, धीरे धीरे ये अभी तक चल रहा है, पर 5 वर्तमान में केवल 5 उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। औद्योगिक नीति 1991 को पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। इसके बाद निजीकरण का सीधा सीधा मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं आपके, उन सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स को जो जिसमें लॉस हो रहे हैं उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के 51% से अधिक शेयर को, गवर्नमेंट सेक्टर्स के 51% से अधिक शेयर को अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर देते हो तो इस तरह से आप निजीकरण की प्रक्रिया में हो। ऐसा करने से जो राष्ट्र की पूंजी है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी हमें इसमें कुछ चीज़ें करनी, जैसे विराष्ट्रीकरण, विनिवेश को बढ़ावा देना है। आपका जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को सरकारी सेक्टर कर लेना। राष्ट्रीयकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर को सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कन्वर्ट कर लेना। अब विराष्ट्रीयकरण मतलब है जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर लेना। विनिवेश को बढ़ावा देना, यानी कि निजी कंपनी सरकारी कंपनी में, निजी कंपनी सरकारी कंपनी में अपनी पूंजी को लगा सकती है। निजी कंपनी सरकारी कंपनी में पूंजी को लगा सकती है। ये विनिवेश की प्रक्रिया होती है आपकी। और कुछ इस प्रकार की नीतियां बनाना, ऐसी नीतियां बनाना जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे, जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें। और ये सारी चीज़ें 1991 की नीति में दर्शाई गई हैं जो निजी क्षेत्र में बढ़ावा देंगी। तो ये निजीकरण के बारे में हो गया, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत ही जो है नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न जो कंपनियां उनका निर्माण किया गया था। नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न जो कंपनियां उनका निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ भाग गवर्नमेंट सेक्टर्स का था और कुछ जो कैपिटल थी वो प्राइवेट सेक्टर्स की थी। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं भारत सरकार के उपक्रम। इसके बाद जो अगला आपका आता है वो आता है विश्वव्यापीकरण। ये अंतिम लक्ष्य है आपका। विश्वव्यापीकरण इसी को हम लोग बोलते हैं भूमंडलीकरण। और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि LPG का जो लास्ट जी है वो ग्लोबलाइजेशन ही है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो कंट्री है आपकी, जो भी उस कंट्री का जो बॉर्डर होगा वो क्रॉस होके अदर कंट्री में पहुंच जाएंगे आप अपने व्यापार करने के लिए। बॉर्डर क्रॉस करके अदर कंट्री के लिए आप द्वार खोल देंगे, जिसको बोलते हैं ओपन विंडो बिजनेस। यानी आपने जो है अपने बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब आपका बिजनेस एक देश में ना होके कई देशों में फैल गया। उसे हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। अर्थात जब पूंजी का निवेश एक देश से दूसरे देश में होने लग जाए तो उसे हम विश्वव्यापीकरण की संज्ञा देते हैं। इसमें FDI को मंजूरी दी गई थी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत 51% तक कैपिटल विदेशी निवेश के रूप में प्रयोग हो सकती थी। एक ये चीज़। दूसरी जो चीज़ है
कि एक गेट था, गेट पहले, जिसकी स्थापना 1947-48 में हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ 1948, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको समाप्त करने के बाद इसकी जगह पर WTO की स्थापना की गई। इसमें जो टैरिफ एक्ट है, यानी कि जो कर लगते थे, इस पर जो ड्यूटीज लगती थी, उसका जो दायरा था वो काफी कठिन था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको थोड़ा सरल कर दिया। जिसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है जनेवा में, स्विट्जरलैंड की जनेवा में। इस पे मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जब हम इंटरनेशनल मार्केट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत की गई। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स को ख़त्म करने की इसकी जगह WTO को स्थापित किया गया और उसका मतलब ही साफ साफ था कि जो विदेशी पूंजी है वह आसानी से हमारे देश में आ सके, थोड़ा लिबरल तरीके से विदेशी निवेश हो सके। तो ये जो है मैंने आपको बताया पूरा उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। इसको आप पूरा पढ़िए अच्छे से, और पूरा पढ़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम सी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ज़रूर आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था श्रृंखला से संबंधित अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक में एकदम क्रम से लेके चल रहा हूँ और अंत तक पढ़ाऊँगा पूरी इकोनॉमिक्स। आप इसकी वजह से नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो वीडियो हमारी संस्था के द्वारा डाले जा रहे हैं उनको भी आप बढ़िया से पढ़िए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।